नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोवाइज इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि भाव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बारे में हमने देख लिया था, इनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं। सभी इस 9th हाउसेस के बारे में हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे 10th हाउस, दशम भाव, जिसे हम कहते हैं कर्मा भाव जिसे हम कहते हैं। इसे हम हाउस ऑफ प्रोफेशन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के लाइफ में वो व्यक्ति क्या प्रोफेशन करेगा, कितनी बार प्रोफेशन चेंज करेगा, किस टाइप के प्रोफेशंस में उसे सक्सेस मिलेगी, इन सब का अगर पता लगाना है तो हमें 10th हाउस के बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो कर्मा हाउस और प्रोफेशन हाउस इसे कहते हैं। इसके साथ ही साथ इट इज़ रिलेटेड टू योर स्टेटस एंड नेम, फेम जिसे हम कहते हैं। नेम, फेम, ये स्टेटस, नेम और फेम से ये जुड़ा होता है। कई बार हम देखेंगे कि व्यक्ति काम तो करता है, बहुत मेहनत कर रहा होता है, लेकिन उसके लाइफ में उसका स्टेटस नहीं बनता है। उसको कोई नाम, कोई यश की प्राप्ति नहीं हो रही होती है। क्यों? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं दशम भाव जो है, कहीं ना कहीं उस दशम भाव में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो अगर हम इसका स्टडी करते हैं, उसके कुंडली की स्टडी करते हैं, दशम भाव के एनर्जी को हम बैलेंस करेंगे तो डेफिनेटली उसके स्टेटस में भी इम्प्रूवमेंट होता है। दशम भाव इस लिंक्ड विद दी अथॉरिटी आप कह सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। जिनका दशम भाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, एक्टिव होता है, वो बंदे अपने काम में एक अथॉरिटेटिव, उनकी गट्स फीलिंग होती है। वो एक बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे पाए जाते हैं। उनकी अथॉरिटी और बहुत ही अथॉरिटी के साथ वो काम करते हैं। उनका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रोफेशन के साथ कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है। या तो गवर्नमेंट के साथ वो कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, सर्विस कर रहे होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के साथ उनका ज़रूर कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है। तो इस तरह हम हाउस 10 के बारे में पता लगाते हैं। हाउस 10 के लिए एक बात और है कि हम उसके कैरेक्टर के बारे में भी पता लगाते हैं। किसी व्यक्ति के कैरेक्टर के बारे में भी पता लगाना है तो हम अगर हाउस 10 की स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो इस तरह अगर किसी भी व्यक्ति के अगर चल रही दशा एंड महादशा के जो प्लैनेट्स हैं, अगर वो दशम भाव को अगर सिग्निफाई कर रहे हों तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के प्रोफेशन में उसकी स्टेटस में इजाफा होगा। मीन्स उसके स्टेटस में डेवलपमेंट होगा, उसके नेम फेम की प्राप्ति होगी। अगर उसका कोई काम गवर्नमेंट में रुक रहा है तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए प्रमोट हो सकता है। ये सब हम इसके दशम भाव से स्टडी करते हैं। अब आते हैं हम हाउस 11 में। हाउस 11 जिसे एकादश भाव कहते हैं, इसे हम लाभ स्थान भी कहते हैं। लाभ स्थान या लाभ भाव, हाउस ऑफ गेन्स कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउस होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के कुंडली के ये सभी हाउसेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, लेकिन अगर उसका ये 11th हाउस अच्छा है तो उसे कहीं ना कहीं से लाभ और गेन ज़रूर होगा। अगर किसी व्यक्ति की चल रही दशा और महादशा के प्लैनेट्स अगर हाउस 11 को सिग्निफाई कर रहे हो तो उसे ज़रूर कहीं ना कहीं से गेन और धन प्राप्ति, या कह सकते हैं धन प्राप्ति के साथ साथ लाभ प्राप्ति ज़रूर होती है। इसे इच्छा प्राप्ति का स्थान भी कहा जाता है। हाउस ऑफ एम्बिशन, डिज़ायर। ओके, तो अगर किसी व्यक्ति की महादशा और अंतर्दशा अगर 11th हाउस को सिग्निफाई कर रही हो तो उस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति, उसके डिज़ायर ज़रूर पूरे होते हैं। अब वो कैसे हैं ये तो आगे स्टडी, उसके वहाँ प्रेजेंट प्लैनेट्स, उसकी दृष्टि, शुभ अशुभ ग्रहों की व्यवस्था, यह देखकर हम पता लगाते हैं। बट इतना श्योर है कि उसे लाभ की प्राप्ति ज़रूर होती है। इसी भाव 11 से हम पता लगाते हैं उसके नेबर के बारे में, मीन्स उसके पड़ोसियों के बारे में, पड़ोसी, उसके फ्रेंड्स सर्कल्स के बारे में, साथ में हम उसके बड़े भाई बहन, एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर के बारे में भी हम हाउस 11 से पता लगाते हैं। हाउस 11 एक तरह से एनजीओज़, जो लोग एनजीओज़ का काम करते हैं उनका हाउस 11 कहीं ना कहीं एक्टिव होता है। तो एनजीओज़ का काम भी हाउस 11 से ही जुड़ा हुआ होता है। अब आते हैं हम हाउस 12 में। हाउस 12 जिसे जनरली सभी लोग कहते हैं हाउस ऑफ लॉसेस और एक्सपेंसेस।
डेफिनेटली ये हाउस ऑफ लॉस और एक्सपेंस है। अगर किसी भी व्यक्ति की दशा और महादशा का प्लैनेट अगर 12th को सिग्निफाई कर रहा हो तो उस व्यक्ति का को लॉस या एक्सपेंस होने उसके बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं या उसका लॉस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसके अलावा हम इससे ये भी देखते हैं इम्प्रिजरमेंट मीन्स जेल। तो बंदे कि जेल जाना है वो लाइक जेल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसका भी हम इसी हाउस से पता लगाते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल के बारे में हम हाउस 12 से पता लगाते हैं। बेसिकली एक्चुअली क्या होता है, हाउस 12 इज़ रिलेटेड टू द आइसोलेशन। कोई व्यक्ति अगर अपने घर से दूर जाकर अगर रह रहा है, आइसोलेट फील करता है, तो वो 12th भाव से ही रिलेटेड होता है, राइट। फॉरेन विजिट, विदेश यात्रा, कोई भी व्यक्ति विदेश यात्रा जाएगा या नहीं जाएगा, उसकी PR लगेगा या नहीं लगेगा, इसके बारे में अगर हमें पता लगाना है तो वो भी हाउस 12 से ही हम पता लगाते हैं। साथ में 3 and 9 हाउस भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट हाउस 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द फॉरेन ट्रेवल। इसके अलावा तो ये तो हो गए फॉरेन ट्रैवल हो गई, आइसोलेशन हो गया, इम्प्रिजरमेंट, जेल, हॉस्पिटलाइजेशन, लॉसेस, एक्सपेंडिचर्स, ये सब हम कुछ पता लगाते हैं हाउस 12 से। इसके साथ कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं कि अगर आपका हाउस 12 एक्टिवेट है तो वो आपके लिए बहुत ही लॉस है, लेकिन हाँ डेफिनेटली, लेकिन अगर हम इसकी एनर्जी को बैलेंस करें, कैसे कर सकते हैं, तो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। लेकिन करें कैसे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने एक्सपेंडिचर कर दिया लेकिन लॉन्ग टर्म में किया तो वो आपका तो आपके लिए वो 12th हाउस की एनर्जी जो है वो इन्वेस्टमेंट में चली गई। तो आपने हाउस 12 को एक्टिवेट करके आपने उसका यूज़ भी कर लिया और आपका जो लॉसेस होने वाला था वो आपने इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में सेव रख लिया। तो इस तरह से आप इसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जैसे नींद। अगर किसी का स्लीपिंग पैटर्न गड़बड़ है, उसको अच्छी नींद नहीं आती है ना रातों में, अगर उसे बहुत टेंशन है, ये सब भी रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं हाउस 12 से। स्लीपिंग पैटर्न्स को हम कई बार हाउस 12 से ही देखते हैं। उसमें प्रेजेंट प्लैनेट्स, उस पर आने वाले प्लैनेट्स की दृष्टि, शुभ अशुभ ग्रहों की व्यवस्था, उसके हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं कि उसका स्लीपिंग पैटर्न क्यों डिस्टर्ब हो रहा है और उसे कैसे सही कर सकते हैं। इस तरह आज हमने भाव 1 से लेकर हमने देखा था, पहले की क्लासेस में देखकर अगर देखें तो हमने देखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने ऑल 12 हाउसेस को कंप्लीट कर लिया। उसके डिटेल्ड में हमने एट्रीब्यूट्स देख लिए। कुछ एट्रीब्यूट्स हो सकता है मैंने छोड़ दिए हों जल्दीबाजी में या छूट गया हो, तो उसे हम आगे के जैसे जैसे हम केस स्टडीज़ करेंगे हम उसमें देखते रहेंगे। अब आगे हम की क्लासेस में हम देखेंगे प्लैनेट्स के बारे में समझेंगे, उनके क्या एट्रीब्यूट्स है, उनके क्या कैरेक्टर्स है, वो हमारे लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं, उनकी शुभ दृष्टि क्या होती है, अशुभ दृष्टि क्या होती है, उनके मित्र ग्रह कौन से हैं, उनके शत्रु ग्रह कौन से हैं, उनकी दृष्टियाँ कितनी हैं, हर ग्रह की अलग अलग दृष्टि होती है, उनकी विशेष दृष्टि कौन सी है, किस तरह से वो योग बनाते हैं और किस तरह से वो हमारे पूरी कुंडली के थ्रू हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। ये सब हम देखेंगे अब आगे के क्लासेस में। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुंडली कैसे देखें और समझें में आप सभी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में पुरानी जितने भी क्लासेस हुए हैं जिसमें हमने राशियों के बारे में, कुंडली के बारे में, डिग्रीज़ के बारे में बताए थे, प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर रिवाइज़ करें ताकि आप लोग आगे चलकर क्लासेस जैसे जैसे आगे बढ़ते रहें आप सभी अपनी और अपनों की कुंडलियाँ लेकर उसे एनालाइज करना स्टार्ट करते रहें। यह देखते रहें कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या आपको रिलेट कर पा रहे हैं अपने और अपने आसपास पड़ोस की जो भी कुंडली देख रहे हैं आप, हमारे इस वीडियो में जो बताया जा रहा है क्या आप उससे को रिलेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसका एग्जाम्पल दीजिए, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू।